चलिए समझते हैं कुछ और सवालों को। तो आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो जो है यूजिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। देखिए ये किस पर बेस्ड होता है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है प्लेटिंग करने का, कि किसी मेटल के लेयर को दूसरे मटेरियल पे जो है उसका लेयर करना बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करके। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें इलेक्ट्रोड जो होता है कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल, अगर इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और एक जो है निगेटिव से कनेक्ट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमको तो मिल गया। अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन वहां पर होता है, ठीक है, कहाँ, कैथोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होता है, वो एनो कैथोड पर होता है। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की मदद ली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम आयंस को इंटरचेंज करते हैं और एटम्स को किसके एडिशन के थ्रू या फिर रिमूवल के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि जो एमसीजी है उसको हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करता है किसी सर्किट में, है ना। तो अब हमको गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमको एमीटर में, हमसे सवाल पूछा गया है कि एमीटर में कैसे बदलेंगे आप, तो एमीटर में जब लो रेजिस्टेंस जो होता है कनेक्टेड इन पैरेलल जो होता है, जिसको कि शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर है और इसके थ्रू हम एक पैरेलल जो है एक शंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको कि शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये मेरा क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस से, तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इतना बेसिक काफी है लोको पायलट के एग्जाम से। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दो रजिस्टर है ए और बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का 3 ओम दिया हुआ है। ऑन कनेक्टिंग द रजिस्टर ए एंड बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम आर इक्विवेलेंट लेते हैं, दो रेजिस्टेंस है ना, ए और बी, तो आर ए और आर बी पैरेलल में होगा तो इसी तरह से बनेगा। तो आर इक्विवेलेंट, तो ये 1/r आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए इंटू आर बी और अपॉन आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम दी हुई है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, आर ए इंटू आर बी, और ये कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपसे, दिया गया है कि जो सीरीज में है, तो यानी कि आर ए और आर बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो अगर हम 12 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपका आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, आर ए इंटू आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 आ जाएगी आपका। तो अब अगर 36 आ गया तो हमसे पूछा क्या था कि जो रेजिस्टेंस R1 और R2 है दो रेजिस्टर का, वो कितना कितना होगा, रेशियो में आपसे पूछा गया है कि RA अपॉन RB आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, 36 आ गया तो R1 इंटू R2। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में देखेंगे तो 8 चौके 32 है, 10 दूना के 20 है, 9 तिया 27 है और 6 छक 36 है, यानी कि 100%। अगर ये भी 6 ओम होगा और ये भी 6 ओम होगा तभी ये 36 ओम बना रहा होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बोलता है कि चार सेल है, देखिए मैंने बताया था कि सेल अगर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में तो क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ईएमएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, जितना दिया होता है, यानी कि V1 अलग अलग जो दिया हुआ है ये सारे के सारे किसमें होते हैं, बराबर होते हैं। और सीरीज में क्या होते हैं, इन सबका एडिशन होता चला जाता है। तो 1.5 दिया हुआ है पैरेलल में, तो 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा। आप उस शॉर्ट को जाके जरूर देखिए। अब बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, across a resistive conductor of resistance R obeying Ohm's law is doubled, the rate of generation of the heat will become। आपसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि आपको दिया क्या हुआ है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलता है कि अगर कोई नया वोल्टेज आ रहा है वी डैश या वी न्यू मान लीजिए, वो पुराने वाले का कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो दुगना होने के बाद जो है, अगर हम आपसे यहाँ पर कहें कि पावर होता क्या है, तो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज इंटू करंट होता है और ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई आर हो जाएगा। अब आपसे जो है अगर हम बोले कि इसका वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो V इंटू वी बाई आर हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू कितनी होती है, V स्क्वायर बाई आर। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है, तो पावर होता है आपका एनर्जी बाई टाइम होता है। तो पावर एनर्जी बाई अगर टाइम होता है तो हीट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी ही है। तो एनर्जी
तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हम पावर को लिखे तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, यहाँ एच बाई टी लिख सकते हैं। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी स्क्वायर बाई आर इंटू टी रख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा गया है कि डबल कर देते हैं, तो डबल कर देते हैं तो एच न्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वी की जगह वी न्यू कर देंगे तो टू वी का स्क्वायर हो जाएगा, टू वी बाई आर, और ये कितना हो जाएगा, अब जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, फोर वी स्क्वायर बाई आर और इंटू टी हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो एच न्यू की वैल्यू होगी वो कितने टाइम्स होगी, तो मेरा एच न्यू है। अब अगर हम एच न्यू को देखें तो वी स्क्वायर आर और टी को अलग कर देते हैं ना, तो ये तो था कितना एच ही था, और ये कितना हो गया फोर टाइम्स, तो एच न्यू जो है कितना हो गया, फोर टाइम्स ऑफ एच हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे बोला कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर जो है मतलब आपसे कहता है कि किरचॉफ का पहला लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। तो इस हिसाब से तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन कहता क्या है कि अगर अगर जो है सम ऑफ करंट जो है इंटर करता है जंक्शन से, वो बराबर होता है सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। यानी कि अगर कोई एक जंक्शन है जहाँ पे कि बहुत सारा करंट आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम अगर आई फाइनल निकालेंगे, अगर ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है और ये आई फोर है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम जहां पर ये जा रहा है अंदर की ओर इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो आई वन प्लस आई थ्री किसके बराबर हो जाएगा, आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फोर जो है आई टू के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है। अब जो है सेकंड लॉ जो होता है किरचॉफ का, तो सेकंड लॉ क्या होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये भी आप याद रखेंगे, किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। और ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल ड्रॉप का किसी भी सर्किट में, वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, समेशन जीरो के बराबर हो जाएगा।